तो स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों ये BPSC शिक्षक भर्ती का जो है आज 32 नंबर का क्लास होने वाला है और इससे पहले जो 31 क्लास हो गया। इतना बात रोज़ बोलते हैं कि जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर आपको ये सारा चीज़ समझ में नहीं आता है, इससे पहले सारा चीज़ का जो है विथ डिटेल सॉल्यूशन जो है लाइन बाय लाइन करके जो है हमारे FMSC ग्रुप डिस्कशन का जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है। BPSC शिक्षक भर्ती का रिवीजन के रूप में 2024 का अलग से जो है वो स्टार्ट कर दिया, प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ से आप जाके सारा वीडियो को देख सकते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं और वीडियो अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, हमारी बात अगर आपको कानों तक जाने के बाद समझ में अगर आती होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो रहता है घंटी का बटन, उसको जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी टीम द्वारा जैसे ही वीडियो डाली जाती है सबसे पहले वो आप तक पहुँच जाए और उससे अपना लाभ जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि अभी यह जो है BPSC शिक्षक भर्ती के लिए जो है एक यह कुछ लोग बोलते भी हैं कि 1 to 5 के लिए मतलब उपयोगी है या नहीं, तो ये सभी चीज़ के लिए उपयोगी है। क्योंकि इसमें हर एक सेक्टर को कवर किया जा रहा है, चाहे वो BPSC शिक्षक भर्ती के लिए मॉडर्न हिस्ट्री हो, साइंस स्पेशल साइंस रहता है, उसके बाद ज्योग्राफी भी चल रहा है और करंट अफेयर भी चल रहा है। और करंट अफेयर की बात कीजिएगा तो करंट अफेयर जो है पूरा अप्रैल खत्म हो गया है। अब फिर से आपको जो है आज दिसंबर का जो करंट अफेयर वो देखने को मिलने वाला है 2023 दिसंबर का। और उसके बाद जो है आज आपको आज केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा और कल जो है आपको बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। तो ये बताते चले आपको कि इससे पहले जो है लुसेंट बुक के माध्यम से ख़त्म कर दिया गया ये सारा चीज़। उसके बाद महेश बनवाल जो NCERT सार संग्रह उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। और अब जो कि बाकी बचा था दृष्टि पब्लिकेशन का बुक, उसको भी जो है उसमें फिजिक्स खत्म है, केमिस्ट्री भी खत्म आज हो ही जाएगा और कल से जो आपको बायोलॉजी देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार और लाजवाब होने वाला है। और सभी लोग से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सभी लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए और सभी लोगों को जुड़ने का प्रयास कीजिए। जितना लोगों को जुड़िएगा उतना आपका भी भलाई होगा और जितना उससे ज़्यादा भलाई जो हम लोग का भी होने वाला है। क्योंकि जोड़ने और जुड़ाने के बाद जो है ये सबसे अलग बात होती है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा स्टार्ट होने वाला है क्यूज। तो बताइए आज का अगला क्वेश्चन नहीं, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस। ये बात कल भी बोले थे, भुट्टो कल आप आए थे ना, कल एब्सेंट थे, कल चुनावी मुद्दा पे बात कर रहे थे ना आप, ठीक है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस जो है, दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है ये मुखबरी कौन किए थे दिल्ली षड्यंत्र केस में? दीनानाथ किए थे। और दिल्ली षड्यंत्र केस किस केस को कहा जाता है? ये इसमें क्या हुआ था दिल्ली षड्यंत्र केस में? ये बम फेंक दिए थे, खाली बेंच पे नहीं बम फेंके थे, वो देह पर बम फेंकने वाले थे। ये लॉर्ड हार्डिंग पर जो ना बम फेंकने वाले कौन हो जाएंगे? रास बिहारी बोस। ये 1911 में ही बम फेंके थे। 1911 में दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था ना, उसी में बम फेंक दिए थे। उसी को दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहा गया है। और इसमें जो है 12 में, और इसमें जो है सरकारी गवाह कौन बन गए थे? दीनानाथ। वही दीनानाथ जो क्या बन गए थे? सरकारी गवाह बन गए थे। और वो नरेंद्र नाथ गोसाई बने थे सरकारी गवाह। वो अलीपुर षड्यंत्र केस में जो कि अवैध रूप से शस्त्र हथियार रखने के कारण जो है जो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसमें जो है सरकारी गवाह कौन बन गए थे? नरेंद्र नाथ गोसाई उसमें सरकारी गवाह बन गए थे। और आपको ये बता दें कि दिल्ली षड्यंत्र केस बोलिए या उसको लॉर्ड हार्डिंग बम कांड बोलिए, इसमें जो है यानी दिल्ली षड्यंत्र केस जो है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड का ही क्या नाम है? दूसरा नाम हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये दिल्ली षड्यंत्र केस बोलिए या लॉर्ड हार्डिंग बम कांड बोलिए। और ये कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और इसमें सरकारी गवाह कौन बन गए थे? दीनानाथ बन गए थे। और अलीपुर में कौन बन गए थे? नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र नाथ गोसाई बन गए थे। आगे बता दीजिएगा सबसे कम उम्र में फांसी का सजा पाने वाले जो है सबसे पहले क्रांतिकारी नेता कौन बन गए थे? खुदीराम बोस जो है वो बन गए थे। लगभग 18 या 19 साल होंगे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन होगा 1889 में जन्मे थे, 1908 में फांसी दे दिया गया था। आगे बता दीजिएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह कौन दिए थे? ये भगत सिंह के द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो दिया गया था। आगे बताइएगा शहीद आजम जो है किसके इसको जो है बोलने वाले कौन थे? कौन इसको किनको कहा गया था? ये भगत सिंह को शहीद आजम बोला गया था और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा भगत सिंह को जो फांसी की सजा हुई थी, वो फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? JC हिल्टन। यानी हिल्टन क्या कर दिया था? फांसी पे उनको लटका दिया था। वही मतलब फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? JC हिल्टन था। इसको हिल्टन हिला दिया से याद रख सकते हैं। आगे बताइएगा सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा जो है यह कौन दिए थे? नारायण गुरु के द्वारा नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। सबके लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया गया था। आगे बता दीजिएगा स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र जो है इसका निरूपण कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। जो कि स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवाद कांग्रेस का जो कौन पुकारे थे? मोहम्मद अली जिन्ना पुकारे थे। आगे बता दीजिएगा मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता
हूँ, यह कथन कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ। और एनी बेसेंट वो बोले थे कि मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ और मैं आप ही में से एक हूँ और मैं यहीं रहने आई हूँ। यह बात कौन बोले थे? ये एनी बेसेंट बोले थे, ठीक ना। और कहाँ से आई थी वो? आयरलैंड से आई थी। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो महात्मा गांधी को जो है महात्मा कौन बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले थे उनको? महात्मा बोले थे। और बापू जो है राष्ट्रपिता कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस बोले थे। बापू भी यही बोले थे। और अर्धनग्न फकीर कौन बोले थे? देखिए दो को याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस, ये दोनों व्यक्ति बोले थे गांधी जी को क्या बोले थे? अर्धनग्न फकीर बोले थे। और ये कब बोले थे अर्धनग्न फकीर? जब दूसरा बार गए थे ना, 1931 में गए थे क्या करने? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। क्या पहने? धोती पहने के चले गए थे, इसलिए वहाँ क्या बोला था उनको? अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दिया गया था। नहीं, दो बोलने वाले अर्धनग्न फकीर दो व्यक्ति हो जाएंगे, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दिया गया था? ये बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसमें वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। और देने वाले कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी दिए थे इनको, और देने वाले हो जाएंगे वहाँ की महिलाएं हो जाएंगी। वहाँ सरदार की भूमिका निभा रहे थे वो। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस को जो है सबसे पहले नेताजी कौन बोले थे? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर क्या बोले थे उनको? नेताजी बोले थे। आगे बता दीजिए, गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन बने थे? एमजी रनाडे बने थे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बन गए थे। आगे बताएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास। यानी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत का बिस्मार्क जो है इससे किनको कहा गया? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया? भारत का बिस्मार्क कहा गया है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? ये CR दास। ये CR दास हो जाएंगे। इनका क्या नाम था? चित्तरंजन दास हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक जो थे ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे कि ये कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देखिए ये सारा जो क्वेश्चन एक तरह से विविध क्वेश्चन है, जिससे पहले जितना भी चीज़ पढ़े ना आप उसका एक निचोड़ जो है एक पन्ना में दिए हुए हैं। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यंग बंगाल यानी युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? हेनरी बिरिजियो। हेनरी विवियन बिरिजियो हो जाएंगे, डिरिजियो। आगे बताइएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस का कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब पारित किया गया था इसको? 9 अगस्त 1942 को किया गया था। आगे बताइएगा कि भारत के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नेहरू जी को जाना गया, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला गया है। ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया किसे बोला गया है? वो तो मैन ही है, अरुणा आसफ अली को जो है ग्रैंड ओल्ड वुमेन यानी वयोवृद्ध महिला की संज्ञा दिया गया है। किसको दिया गया है? अरुणा आसफ अली को। और क्रांतिकारी की माँ किसे कहा गया है? मैडम भिखाजी कामा, जो कहाँ की रहने वाली थी? फ्रांस की रहने वाली थी। और ये झंडा कहाँ फहराई थी? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराई थी। कब फहराई थी ये? 1907 में झंडा फहराई थी। ये भी याद रखिएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो गोपाल हरि देशमुख को जो है किस और अन्य नाम से जाना जाता था? लोक हितवादी। ठीक जवाब कि गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के नाम से भी जाना गया है। बताइएगा, बिना ताज का बादशाह, इसे यह किनको कहा गया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी SN बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा गया है। और ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसमें जो सब मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह जो है सब सदस्य रहते हुए भी उसमें भाग जो है वो नहीं लिए थे। यही थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसलिए इनको क्या कहा गया है? बिना ताज का मतलब अपने में टेर थे, समझ रहे ना एक मतलब से ये अपने में क्या थे? बादशाह थे एक तरह से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एओ हुइम को जो है किस और अन्य नाम से जाना गया है? हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला के हर्मिट के नाम से किसे जाना गया है? एओ हुइम को। और एओ हुइम कौन थे? ये कांग्रेस के क्या थे? सचिव थे। यही ना आपको कांग्रेस की स्थापना किए थे, एलन एक्टरिंग हुइम। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एओ हुइम जो है ये कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की है? एक बार अध्यक्षता जो ये नहीं किए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है महासचिव के पद पर रह चुके हैं। और ये कब से कब तक थे? 1885 से लेकर 1907 तक। मुकेश जी पानी दीजिएगा। 1885 से लेकर 1907 तक जो ये उसके महासचिव के पद पर थे। एक बार भी अध्यक्षता जो है वो नहीं किए थे। और गांधी जी कितनी बार अध्यक्षता किए हैं? एक बार। ये कब किए थे? 1924 में।
1924 में अध्यक्षता किए थे, जो कहाँ से किए थे? बेलगांव। और ये कहाँ से निकल के अध्यक्षता किए थे? और किस आंदोलन में को जेल ले गया था? असहयोग आंदोलन जब वापस ले लिए थे, इसलिए उनको कहाँ ले गया था? जेल में ले गया था। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी हो जाएंगे। और दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नेहरू जी बने थे। और तीसरे कौन बने थे? यही बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चौथा बने थे ना, वो पहले अंग्रेजी बने थे, जॉर्ज यूले साहब बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि किस कानून को जो है बिना वकील, बिना अपील का, बिना कानून कहा गया है? रॉलेट एक्ट। और ये कब आया था? 19 मार्च 1919 को ये लागू किया गया था। और इसके 19 मार्च हो जा। और इसमें जो है किसकी गिरफ्तारी किया गया था? जिसमें सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल को जो है, मलिक नहीं होगा, डॉक्टर सत्यपाल को जो क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में जो है, गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में सभी लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे। और उसमें जो है कांग्रेस का सहयोग कौन, कांग्रेस करते हैं, अंग्रेज का सहयोग कौन किया था? हंसराज सहयोग किया था। और वही चल के जो है आगे जाके जनरल ओडायर को बोल दिया था। और सब आके अंधाधुन क्या कर दिए थे? गोली चलवा दिए थे। और उसके एवज में उसकी मृत्यु कब किया गया था? 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को ये कहाँ किया गया था? उसका मृत्यु इंग्लैंड, ब्रिटेन में किया गया था। और यह कहाँ, इसकी हत्या करने वाले कौन थे? उधम सिंह जाके क्या कर दिए थे? गोली मार दिए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि मोहम्मद अली और शौकत अली जो है, यह किस आंदोलन की शुरुआत किए थे? खिलाफत आंदोलन। और इसको जो है ना अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। यानी अली बंधु में कौन दो भाई आ जाएंगे? मोहम्मद अली और शौकत अली आ जाएंगे। और आपको ये भी बता दीजिएगा कि चापेकर बंधु में कितने भाई आते हैं? 2 भाई आते हैं। कौन कौन आते हैं? दामोदर और बालकृष्ण। दामोदर और बालकृष्ण। और यही ना किए थे जो अंग्रेज, जो प्लेग अधिकारी था रैंड और अयस्ट की गोली मार के हत्या कर दिए थे, हाँ, पुणे में। आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन हो जाएंगे? ये भीमराव नेता हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। और उससे तेज बहादुर सप्रू भी थे, ठीक ना। और यही तेज बहादुर सप्रू जो है गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 1931 में, इसमें बीच की कड़ी का काम किए थे, मतलब बीच में मिलाने का काम कौन किए थे? तेज बहादुर सप्रू। और 1946 में जब हम बता रहे थे आपको, 1946 में जो हो रहा था नौसेना विद्रोह, इसमें किसके कहने पर जो है नौसैनिक आत्मसमर्पण कर दिए थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के जो है कहने पर क्या कर जो था 1946 में जो हो रहा था नौसैनिक विद्रोह, उसमें आत्मसमर्पण कर दिए थे। और नौसेना के विद्रोह जो हुआ था उसमें यह जो है नौसैनिक जो है वह क्या बोल के आत्मसमर्पण किए थे? कि हम जो है भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि अंग्रेजी अधिकारी के सामने समर्पण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। उसमें जो है लीग का झंडा जो था, मुस्लिम लीग का, किस कलर का झंडा हो जाएगा? हरा कलर का था। मुस्लिम लीग का झंडा जो था वो हरा कलर का था। और लाल जो झंडा था ना, वो किसका था? नौसैनिक का झंडा था, वो जो लाल कलर का झंडा था। इसलिए जो है भारत में लाल क्रांति की संज्ञा जो किस विद्रोह को दिया गया है? नौसैनिक विद्रोह को दिया गया। और नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कुछ ले उली है कि आज? तो फिर ऐसे क्या कर रहे हैं? 1946 में किया था, ठीक ना। और इसके बारे में आप चर्चा करेंगे आज केमिस्ट्री में, जो ना वो अच्छा चीज़ है जो आप लेने उन्ने के बाद क्या करते हैं अल्कोहल की बात में। आज अल्कोहल ग्रुप का ही पढ़ना है, ठीक है ना भुट्टू बाबू। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 22 दिसंबर 1939 को है कांग्रेस के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1947। उसमें 47 दिले, 43 महेश बनवाल में NCERT में 43 दिले, तो 43 याद कीजिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो गांधी जी ने किस प्रस्ताव पर कहा था कि यह जो है पोस्ट डेटेड चेक है? क्रिप्स प्रस्ताव। और ये कब आया था? 1942 में आया था। क्योंकि इसमें क्या किया गया था? भविष्य का ही सिर्फ वादा किया गया था, वर्तमान में इस पर कोई चर्चा नहीं किया गया था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग जो है, इसकी स्थापना जो है कौन कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और सहयोग करने वाले हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद रखिएगा, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना ये कौन किए थे? रास बिहारी बोस। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा।
समझ लीजिए, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग लग जाएगा तो कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और इंडिया इंडिपेंडेंस यानी फॉर हट जाएगा बीच में से, फॉर वाला में 2 आदमी है और सिर्फ एगो फॉर हट जाएगा तो कौन हो जाएंगे, रास बिहारी बोस। समझ रहे हैं ना, फॉर लगेगा 2 आदमी हो जाएंगे, कौन कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया सिर्फ रहेगा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग लग जाएगा तो कौन हो जाएंगे, रास बिहारी बोस हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आर्य महिला सभा की स्थापना जो कौन किए थे, पंडित रमाबाई। और ये कब किए थे, 1882 में किया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अब कुछ सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी उस समय उसको बता दीजिएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। पहले किस सभा की स्थापना किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की। इसके बाद जो है राजा राम मोहन राय जो है ये वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। और ये कब किए थे, 1825 में किए थे। ये क्वेश्चन आज गलत लगवा दिया क्लब। वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय मारे थे, वो मार दिया विवेकानंद मार दिया। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि युवा बंगाल आंदोलन, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, हेनरी बिनियर डिरिजियो हो जाएंगे। और ये कब किए थे, 1826 में किए थे। यानी एक साल आगे बढ़ते जाइए। आगे बता दीजिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे, राजा राम मोहन राय, यानी RRR हो जाएंगे। और ये कब किए थे, 1828 में किए थे। उसके बाद बताइएगा कि इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे, ये केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुराम और MG रनाडे के द्वारा किया गया था। आगे बताइए ये हुआ कब था, 1867 की। 1867 में 3 गो समाज की स्थापना हुई है। उसमें पहला हो जाएगा पूना सार्वजनिक समाज, उसके बाद प्रार्थना समाज, उसके बाद हो जाएगा वेद समाज। और वेद समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन। वेद समाज के संस्थापक हो जाएंगे केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे, ज्योतिबा फुले। और ये कब किए थे, 1873 में किए थे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा इंडियन लीग की स्थापना कौन किए थे, शिशिर कुमार घोष किए थे। जहाँ जहाँ घोष लगेगा ना वहाँ दोनों भाई हो जाएंगे, शिशिर कुमार घोष और वारेंद्र कुमार घोष। ये भी याद रखिएगा, एक से अधिक जब भी घोष में लग जाएगा तो एक से अधिक आंसर ही लीजिएगा, क्योंकि लुसेंट में या हर बुक में वर्ल्ड लैंड जितना ही बुक है सब में शिशिर कुमार घोष का ही नाम मिलेगा, लेकिन वारेंद्र कुमार घोष जितना भी NCERT है दोनों में वारेंद्र कुमार घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों लेता है। अगला बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बेलूर मठ की स्थापना कौन किए थे, स्वामी विवेकानंद। कब किए थे, 1887 में किए थे। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना किए थे। बताइए रामकृष्ण 87 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे, ये स्वामी विवेकानंद किए थे। और ये किए थे 1897 में किए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे, भुट्टू बाबू कौन किए थे, विवेकानंद। कब किए थे, 1897 में। 87 में किए थे बेलूर मठ, बेलूर मठ। और उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे, उसके ठीक 10 साल के बाद 1897 में किए थे। आगे बता दीजिएगा अभिनव भारत की स्थापना कौन किए थे, BD सावरकर किए थे अभिनव भारत के संस्थापक। और ये कब किए थे, 1904 में किए थे। और अभिनव भारत का इससे पहले नाम क्या हो जाएगा, मित्र मेला। और मित्र मेला की स्थापना कब किया गया था, 1899 में किया गया था। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और मुस्लिम लीग कब हुआ था, 1906 में। और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। क्या बोले उस्ताद अहमद लाहौरी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। देखिए पहले आगा खां को ही ना जो अध्यक्ष बनाया गया था। और 1908 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सलीमुल्लाह खां को भी अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया था। इसलिए दोनों नाम लेता है, खां में आ जाएंगे आगा खां और सलीमुल्लाह खां हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी, 1900। देखिए हम बताए भी अनुशीलन समिति जो है हर जगह हर डेट में भी है, लेकिन अगर एक डेट की बात करेगा तो 1907 में लिया गया था। ठीक ना। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे, लाला हरदयाल और काशीराम। ये दोनों मिले किए थे, क्योंकि काशीराम जो है पहले क्या बने थे, कोषाध्यक्ष बने थे। और ये कब हुआ था इसकी स्थापना, 1913 में किया गया था। और गदर पार्टी का ही जो है, जो कि पहला अखबार जो निकला था गदर में गुरुमुखी लिपि में छपाया था, वो उर्दू में छपाया था। उसका नाम क्या रखा गया था, अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा रखा गया था। कोई दिक्कत है बिट्टू बाबू। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना कौन किए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। और ये कब किए थे, 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और बताइएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स इंडिया ऑफ सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। और ये कब किए थे, 1905 में किए थे। और ये भी याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन क्या किए थे, अध्यक्षता भी किए थे।
हाँ हाँ बनारस में। तो अब ये था जो कि मॉडर्न हिस्ट्री था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है जो कि आज ज्योग्राफी में भारत का भूगोल चल रहा है और भारत का भूगोल का दूसरा क्लास होने वाला है इसमें रिवीजन के रूप में। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें श्रेणी बहुत पढ़ना है आज। बताइए पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी, यह सब जो है हिमालय किस श्रेणी में आ जाएगा? ये मध्य या लघु हिमालय के बीच जो है यह आ जाता है। आगे बताइएगा शिमला, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी जो है ये सब किस हिमालय के अंदर आता है? लघु हिमालय के अंतर्गत जो है ये सब आता है। बताइएगा भोटिया प्रजाति जो है यह किस घाटी में पाई जाती है? बृहद हिमालय के घाटी में जो है भोटिया जनजाति जो है पाई जाती है। आगे बता जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब जो किस हिमालय में पाया जाता है? ये सभी बृहद हिमालय में ही पाया जाता है। आगे बता जाएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिवालिक जो है, शिवालिक यह कैसा हिमालय है? एक प्रकार का नवीनतम हिमालय है। यह हिमालय का कौन सा भाग हो जाएगा? नवीनतम भाग हो जाएगा। आगे बता जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पश्चिम में शिवालिक को किस और अन्य नाम से जानते हैं? इसमें दून और द्वार के नाम से जानते हैं। और दून में कौन आ जाएगा? देहरादून। और द्वार में क्या आ जाएगा? हरिद्वार। ये भी याद रखिएगा कि शिवालिक हिमालय का जो है शिवालिक हिमालय का ही जो है पश्चिमी भाग में है। इसको दो नाम जानते हैं, दून और द्वार। तो दून में कौन आएगा? देहरादून। और द्वार में कौन आ जाएगा? हरिद्वार। और ये सब जो है किस भाग में आता है? हिमालय के शिवालिक भाग में आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? ये तराई क्षेत्र कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन कि अरावली की पहाड़ी जो है किस राज्य में हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर जो बना हुआ है जो कि माउंट आबू पर स्थित है उसका नाम क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और इसकी चोटी की लंबाई कितनी है? 1722 मीटर जो चोटी की लंबाई हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा अरावली की पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। ठीक है, आगे बताइएगा और लूनी नदी कहाँ गायब हो जाती है? ये कच्छ के रण में जो है लूनी नदी क्या होती है? गायब हो जाती है। और कहाँ से निकलती है बुट्टू बाबू? अरावली के पश्चिम से होकर निकलती है। और कहाँ गायब हो जाती है? लूनी नदी कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है। और कच्छ के रण कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात भारत का सबसे कौन सा राज्य है? पश्चिमी राज्य है। ठीक है ना। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं? ना द रिवर ऑफ इम्फेरल कहा जाता है। जो कि नदी की जो है पानी जमीन के अंदर ही गायब हो जाती है उसको क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ इम्फेरल कहा जाता है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि मालवा का पठार जो है, मालवा का पठार यह जो है ये कहाँ पाया जाता है? यह भी सुनिए, नहीं, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाया जाता है और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में जो मालवा का पठार पाया जाता है। और बताइएगा कि मालवा का पठार जो है इसका निर्माण किससे हुआ है? ये ज्वालामुखी चट्टानों से जो है मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन होगा जाएगा कि उत्तर भारत को जो दक्षिण भारत से अलग करता है यह कौन सी पर्वतमाला अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला। बहुत अच्छा जवाब। विंध्याचल पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को किससे अलग करता है? दक्षिण भारत से जो है वो अलग करता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? ये अमरकंटक हो जाएगा। महाराज ये धूपगढ़ी जो है ना इसका हो जाएगा, सतपुड़ा का हो जाएगा। ये मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? अमरकंटक हो जाएगी। और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 236 हो जाएगी। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ये सोन नदी भी निकलती है। ये उत्तर से निकलती है। और पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ी। सुनी हो जाएगा कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और यही अमरकंटक जो है अमरकंटक की पहाड़ी से ये पश्चिम से निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। और उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। और दक्षिण की ओर से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। देखिए 3 नदी याद हो जाएगा अभी तुरंत। नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की नदी से 3 नदी निकलती है। और इसको जो है आप सोनम के नाम से याद रख सकते हैं। सोनम हो जाएगा, 100 से हो जाएगा सोन नदी, 9 से हो जाएगा नर्मदा नदी, और 9 से महानदी। याद है बट्टू बाबू? ठीक से बैठिए ना आप। सोनम से याद रखिए। सोनम से जो है यानी अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है, इसको याद रखिए। सोनम से 100 से हो जाएगा सोन नदी, 9 से नर्मदा नदी, या 9 से महानदी। तो पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है। उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। आगे बताइएगा ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी जो है ये किस पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है? मैकाल की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। जो कि मैकाल की पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि छोटा नागपुर के पठार को भारत का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? भारत का रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है। रूढ़ क्षेत्र मतलब जो है खनिज की दृष्टि से क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्षेत्र हो जाएगा। इसमें सटिएगा तो आवाज का कहीं लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सतपुरा की पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? धूपगढ़ी की चोटी हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर जो इसकी चोटी है। ये क्वेश्चन आपको टीआरई सेकंड में पूछने वाला था लेकिन नहीं पूछा। ये सतपुरा की पहाड़ी जो कहाँ पाई जाती है? धूपगढ़ी की चोटी कहाँ पाई जाती है? सतपुरा के पहाड़ी में पाई जाती है। और ये कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। बताएगा भुट्टू बाबू जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। देखिए माइंड बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट, ठीक है ना। और बताइएगा नर्मदा जो अमरकंटक की पहाड़ी से कितनी नदी निकलती है? 3 को नदी निकलती है। कौन कौन नदी? महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी निकलती है। याद हो जाएगा, ऐसे अपने पढ़ेगा तो याद नहीं होने वाला है ज्योग्राफी, लेकिन हम जो बताएंगे सुनिएगा तो याद हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो इसको छोड़िए, अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कल बताएंगे इसमें। अब जो है कार्बन और उसके यौगिक, जो कि आज केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है दृष्टि के बुक से। इसके बाद कल से जो है आपको बायोलॉजी दर्शन होने वाला है। तो आज कार्बन, उसके बारे, ये लंबा चैप्टर है, थोड़ा इसमें ध्यान सुनिएगा और बताने का ये प्रयास कीजिएगा। बताइए कार्बन जो है यह कैसा तत्व है? धातु है या धातु है? कार्बन अधातु हो जाएगा। और कार्बन को जो आवर्त सारणी में किस आवर्त में रखा गया है? आवर्त दूसरे, देखिए उधर कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना, पाई चार्ट देख रहे हैं। कार्बन को जो आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त में रखा गया। और वर्ग कौन सा है इसका? 14 क्रम का वर्ग जो इसमें रखा गया है, कार्बन को रखा गया। और कार्बन कैसा तत्व है? अधात्विक तत्व हो जाएगा। आगे बताइएगा मास्टर साहब को दिक्कत है कि एकदम शांत बैठे हुए हैं? अरे आप ही के लिए जी रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज कितना रहता है? ये 0.03 यानी 3/100 याद रखिए। ऑप्शन में आपको 0.203 भी रहेगा, ये भी याद रखिएगा। 203 भी रहेगा, 103 भी रहेगा, 0.103 भी रहेगा। इसलिए याद रखिए 3/100 यानी 100 से भाग दीजिएगा तो 103 हो जाएगा, 3 और 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। 2p6 नहीं, p में 6 तक होता है, लेकिन 2p2 है पर उसका जो है इलेक्ट्रॉन पूरा जाता है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 गो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इसका संयोजक, इसका विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2 हो जाएगा। बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सजाते हैं ये किसके नियम पे बैठाते हैं इसको? अफबाऊ के नियम पर जो है इसको बैठाया जाता है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हीरा का जो है, हीरा इसका अपवर्तनांक कम होता है या ज़्यादा होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा। आगे बताया ग्रेफाइट, देखिए होगा ना ग्रेफाइट, ये किसका अप्रूफ है? कार्बन का ही, ये कार्बन का ही अप्रूफ है। हीरा ग्रेफाइट जो है ये किसका अप्रूफ है? कार्बन का ही अप्रूफ है। वैसे कार्बन के तीन अप्रूफ लेता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। लेकिन मुख्य रूप से कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं? 2 ही अप्रूफ होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। जिसमें हीरा विद्युत और उष्मा दोनों का क्या होता है? कुचालक होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत और उष्मा दोनों का सुचालक या चालक होता है। कोई दिक्कत हो रही शर्मा? एकदम सुस्त बैठे हुए, नंबर घट गया क्या आज? अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ग्रेफाइट में जो चतुष्कोणीय कोण बनता है यह किस बल से आपस में बने रहते हैं? ये वांडर वाल बल से एक दूसरे के कारण जो है ये बंधे हुए रहते हैं। आगे बताइए ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? चालक है, सुचालक है? ये चालक नहीं, ये दोनों हो जाएगा, चालक और सुचालक दोनों हो जाएगा। हम पूछे चालक है या सुचालक है तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ये आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये किसका अप्रूफ है? कार्बन का ही अप्रूफ हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कार्बन में जो है कितने कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 3 को बॉन्ड बन सकते हैं। 1 बंध, 2 बंध और 3 बंध, 3 को बंध जो है कार्बन में बन सकते हैं। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि संतृप्त यौगिक बताइएगा। एल्केन जो है, एल्केन श्रेणी का जितना भी यौगिक होता है वो संतृप्त होते हैं और असंतृप्त होते हैं? वो संतृप्त होते हैं। जिसमें उदाहरण बताइएगा, इसका उदाहरण क्या जाएगा? जितने भी एल्कीन CnH2n प्लस ग्रुप का जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, जितना भी हो जाएगा ये सब जो है क्या हो जाएगा? एल्केन यानी एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। और एल्केन ग्रुप के जितने भी यौगिक होंगे क्या हो जाएंगे? संतृप्त हो जाएंगे। और इसके बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये भी याद रखिएगा।
एल्केन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। और एल्कीन का सूत्र क्या हो जाएगा, ये एल्कीन के जो है इसका एल्कीन का सूत्र हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। और एल्काइन का क्या हो जाता है, CnH2n-2 हो जाएगा। और एल्कीन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। और एल्काइन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है। याद रखिए, पहला, दूसरा और तीसरा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और एल्केन का सूत्र क्या हो जाता है, CnH2n हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। और एल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा सिर्फ, और उसमें आइन लग जाएगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो कि यदि सभी कार्बन के अपरूपों को जलाने से जो है यह क्या, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन को जलाने से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इसी में संतृप्त कार्बन को जलाइएगा ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है, उसमें बहुत कम ही निकलती है, नहीं की मात्रा निकलती है, स्वच्छ रहती है। और जब असंतृप्त जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाइएगा तो इसमें पीली धुआं निकलता है। और पीले रंग का जो है ना, ये आपको ज्वाला निकलता है। और इसी पीले रंग के ज्वाला के कारण जो है वो करखा का निर्माण होता है, इसको कजली भी कहते हैं, ठीक है ना। जब बर्तन वर्तन में जलाने से जो काला लग जाता है इसको कालिख कहते हैं। यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाइएगा तो उसी का निर्माण होता है, इसको करखा भी कहते हैं गाँव घर में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाएगा कि मीथेन जो है, मेथेन जो है, मेथेन, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। और ये किस ग्रुप का हो जाएगा, ये एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। और ये कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। और ये भी याद रखिएगा, सबसे मजबूत बंध जो होता है ना, वो सिंगल बॉन्ड ही होता है। ये नहीं समझिएगा कि एगो बंध है तो कमजोर हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड सबसे कमजोर होता है और सबसे मजबूत जो होता है वो सिंगल बॉन्ड जो है सबसे मजबूत हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कोयले की खानों में मेथेन और वायु के भयंकर मिश्रण से विस्फोट होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको फायर डैम्प भी कहा जाता है। और मीथेन के कारण ही जो है विस्फोट कराया जाता है। आगे बताएगा, मेथेन का उपयोग जो है ईंधन के रूप में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये मेथेन का उपयोग भी ईंधन के रूप में कर सकते हैं। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि CFC गैस का नाम सुने हैं ना, इसको किस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको किस और अन्य नाम से जानते हैं, इसको फ्रियोन गैस के रूप में जानते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रशीतक के रूप में। जो रेफ्रिजरेटर में जो गैस उपयोग किया जाता है वो फ्रियोन गैस ही उपयोग किया जाता है। अब उतना उपयोग नहीं किया जाता है। पहले जो है CFC का ज़्यादा उपयोग जो है AC रेफ्रिजरेटर और AC रेफ्रिजरेटर में जो है आपको फ्रियोन गैस का उपयोग किया जाता था। और यह जो है CFC गैस जो है ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक पदार्थ होता था, जिसके कारण ओजोन परत में क्या होता था, छिद्र हो गया है। और ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र क्या किसके ऊपर हो गया है, अंटार्कटिका के ऊपर जो है सबसे बड़ा छिद्र हो गया है। उसके हिसाब होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इसका उपयोग पेड़ लगाइए तो सबसे अच्छा उपाय यही है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस जो है इसका उपयोग जो है यह पहली बार कहाँ किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। और मस्टर्ड गैस जो है इसका कलर कैसा होता है, इसका रंगहीन रंग होता है, नहीं रंगीन और गाढ़ा द्रव्य हो जाएगा। और इसका उपयोग जो है पहली बार कहाँ किया गया था, प्रथम विश्व में। और इसकी गंध जो होती है सरसों के तेल यानी मस्टर्ड के ऑयल की तरह होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मस्टर्ड गैस। और इसमें जो है ना, इस गैस से क्या होता है, त्वचा पर फोफड़ा क्या कहते हैं उसको, फोड़ा फुंसी हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग जो है प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी जो है ब्रिटेन के ऊपर जो है पहली बार इसको युद्ध किया था, उपयोग किया था मस्टर्ड गैस को। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि ल्यूसाइड का नाम नहीं सुने या सुन लीजिए अभी। ल्यूसाइड जो है यह भी रंगहीन और गंधहीन तैलीय द्रव्य हो जाएगा। और ल्यूसाइड का उपयोग जो है ये दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस और दूसरे विश्व युद्ध में ल्यूसाइड जो है इसका उपयोग किया गया था। अब बताएगा भुट्टो बाबू, आपसे क्वेश्चन है कि ल्यूसाइड जो है, ल्यूसाइड यह त्वचा पर क्या उत्पन्न करता है, ये भी पर फोला फुंसी जो है वो उत्पन्न कर देता है। बताएगा भुट्टो बाबू कि आपसे क्वेश्चन है कि बियर देखे होइएगा, पिए भी होइएगा आप, बियर जो है, बियर इसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना रहता है, 2 से सबसे कम बियर में रहता है 2 से लेके 12%, लगभग 2 से लेके 12% बियर में क्या रहता है, अल्कोहल की मात्रा रहती है। बताएगा शैंपेन देखे हैं, शैंपेन शराब, ये सबसे देख, हाँ ये शैंपेन जो इसमें सबसे ज़्यादा रहता है, इसमें जो है इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी रहती है, 9 से 16% जो शैंपेन शराब में रहती है। बताइएगा रम देखे होइएगा, रम इसमें कितना परसेंट रहता है, 37 से लेके 80% रम में रहता है। और सबसे अधिक किस में रहता है, बिस्की में रहता है, बिस्की में, समझ गया ना, बिस्की जो है क्या रुपये, हाफ पौवा जिसको बोलते हैं, इसमें क्या रुपया देता है, आपको तो उस डीलर भी उसका है ना शायद, नहीं है इसमें, इसमें जो है अल्कोहल का मात्रा कितना रहता है, 40 से लेके 55%। ये सबसे अधिक अल्कोहल की मात्रा किसमें रहती है, बिस्की में रहती है। और बियर में कितना रहती है, 2 से लेके 12% रहती है। रम में कितना रहता है, रम में 37 से लेके 80% रहता है।
ड्रम में सबसे कहाँ, सबसे 9 से 16 के बीच ड्रम में रहता है, 37 से 80 रहता है, शैंपेन में 9 से 16 के बीच रहता है, सबसे अधिक विस्की में रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर दारू अगर पीते हैं, शराब पीते हैं तो एथेनॉल पीते हैं, मेथेनॉल पीते हैं? एथेनॉल पीते हैं। मेथेनॉल की हल्की मेथेनॉल की हल्की सी मात्रा जो है शरीर के लिए क्या होती है, वो अंदर में जाके अभिक्रिया कर लेती है, उससे आदमी का क्या होता है, विषैली गैस बनती है, उससे आदमी का मृत्यु हो जाता है। इसलिए जब भी लोग शराब पीता है तो वो क्या पीता है, एथेनॉल नहीं पीता है, मेथेनॉल जो है वो नहीं पी सकता है। और जब पी लेता है तो वही जहरीली शराब के कारण क्या होती है, सुने हो जाएगा कि 50 मतलब नहीं देखते हैं पेपर में आता है कि जहरीली शराब के कारण एक गाँव में हुई इतने लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अश्रु गैस जो है, अश्रु गैस यह एक प्रकार की जो है ये विषैली गैस है या नहीं है? नहीं है विषैली गैस। विषैली गैस है तो मर जाएगा आदमी। ये अविषैली गैस है और इसका उपयोग जो है, इससे आंखों से आंसू आने लगता है और इसका उपयोग जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के द्वारा जो है यह किया जाता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका प्रयोग भी जो है प्रथम विश्व युद्ध में भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस का उपयोग किया गया था। भी किया था टीचर से। होता है, नीतीश कुमार टीचर पे किया जी सर। ये आपको डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए जो भी लोग गए थे उसके ऊपर भी किया गया है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम सुने होइएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। अब बताइएगा विद्युत से जो आग लगती है इसमें किसके कारण विद्युत से आग बुझाया जाता है, यही CCl4 का उपयोग करके ही जो है विद्युत से जो आग लगती है उसको बुझाया जाता है। इन्हें विद्युत से उपयोग आग लग जाए उसमें पानी छीट दीजिएगा, उसमें CCl4 का ही गैस का उपयोग जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम सुने हैं ना, जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी जिसमें हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी और ये कब हुई थी, 1984 में हुई थी। और इस मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा C2H3NO। C2H3NO जो है यह हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र हो जाएगा। आगे बता देगा एथिल अल्कोहल, जिसको जो है एथेनॉल भी कहा जाता है, जो लोग पीते भी हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल, यानी एथेनॉल बोलिए या एथिल अल्कोहल बोलिए, यानी जहाँ जहाँ OH लग जाएगा ना ये सभी अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा भुट्टू बाबू, C2H5OH जो है इसका सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है यह एक प्रकार का क्या है, विस्फोटक है कि नहीं है, ये एक प्रकार का विस्फोटक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा डायनामाइट का आविष्कारक कौन हो जाएंगे, अल्फ्रेड नोबेल हो जाएंगे। और नोबेल का तेल किसे कहा गया है, यही TNG यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का कहा गया है, नोबेल का भी तेल कहा गया है। और बताइएगा ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन जो होता है इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र सुन लीजिए C6H2NO2 का होल थ्राइस जो है ये, और CH3 ये इसका हो जाएगा, इसका सूत्र इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन का। आगे बताएगा RDX सुने ना, RDX यह एक प्रकार का क्या है, अति विस्फोटक ठोस पदार्थ है जो कि हल्का सा भी मात्रा लेने से पूरा जो है शहर को तबाह कर सकता है। तो RDX का उपयोग किया गया था पुलवामा हत्याकांड में, पुलवामा हमला में जो है RDX यूज किया गया था। बताएगा अगला क्वेश्चन कि RDX जो है, RDX इसको जो है किस अन्य नाम से जानते हैं, साइक्लोनाइट, हेक्सोजन, T4 ये सब के नाम से जो इसको जाना जाता है। और RDX का उपयोग किस विश्व युद्ध में व्यापक स्तर पर किया गया था, दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध में जो है RDX का उपयोग जो है व्यापक स्तर में किया गया था। और दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1939, 1 सितंबर 1939 से लेकर स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था, 2 सितंबर 1945 में खत्म हुआ था। बताइएगा RDX का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा भी याद हो जाएगा, बताते हैं सुनिएगा। इसका RDX का सूत्र है C3H6N6O6, C3H6N6O6, याद है बाबू, C3H6N6 और O6, ये किसका सूत्र हो जाएगा, RDX का सूत्र हो जाएगा। और RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, ये रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव जो है RDX का क्या हो जाएगा, नहीं सर डेवलपमेंट मतलब विकास हो जाता है, ये डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है बोल रहे हैं। डेवलपमेंट उसमें सॉल्यूशन में डेवलपमेंट दे रहे हो, इसमें डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। डेवलपमेंट मतलब लेकिन होता है विकास, डिपार्टमेंट मतलब उसका क्षेत्र हो जाएगा।
आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल का नाम सुने होइएगा। फॉर्मिक अम्ल जो है किस किस के रंग में पाया जाता है? चींटी, बिच्छू, लाल चींटी, मधुमक्खी, इस सब के रंग में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और उसका सूत्र क्या होता है? हाँ ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। ये H वो एसिटिक एसिड का है, ये HCOOH हो जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड का सूत्र होगा HCOOH हो जाएगा। और ये जो आप बोले ना CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का हो जाएगा। और एसिटिक एसिड जो है ये किस में पाया जाता है? ये सिरका में पाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, लैक्टिक एसिड जो है किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और दूध से दही को कन्वर्ट करने के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइएगा, एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन यह किस प्रकार का निवारक दवा है? ये दर्द निवारक दवा जो है कौन सा हो जाएगा? एस्पिरिन हो जाएगा। और डिस्पिरिन से किसका बीमारी ठीक किया जाता है? माथा दर्द का डिस्पिरिन टैबलेट है, ठीक ना। उसे पूछेगा, डॉक्टर से बता देगा। डिस्पिरिन जो है माथा दर्द वाला है और एस्पिरिन जो है वो दर्द निवारक वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरिया का सूत्र क्या हो जाएगा? NH2CO NH2 हो जाएगा। बताइएगा भुट्टो बाबू, RDX का फार्मूला क्या होता है? सब 6 नहीं है, सुन लीजिए, C3H6N6 और O6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना % रहता है? 46 या 46.6% रहता है। इसलिए कि जो है ये नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है खेतों में जाके। आगे बताएगा, मानव मूत्र में जो है क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। और हवा में आने पे यूरिया जो है कौन सा अम्ल बना लेता है? अमोनिया बना लेता है। इसलिए जो है जहाँ पर पब्लिक टॉयलेट रहता है, जैसे पब्लिक टॉयलेट देखते हुईएगा, वहाँ पर क्या रहता है? सबसे अधिक गंध जो करता है वो किस अम्ल के कारण करता है? अमोनिया के कारण ही जो है पब्लिक टॉयलेट जो क्या करता है? गंध करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भुट्टू बाबू आपके लिए क्वेश्चन है कि DDT सुने हैं? DDT ये छिड़काव हो जाएगा जो खरपतवार जो कीटनाशक को नाश करता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा। टोल्विन हो जाएगा, वो ट्राइक्लोरोइथेन हो जाएगा। बेंजीन का सूत्र क्या हो जाता है? C6H6 जो है किसका सूत्र हो जाएगा? बेंजीन का सूत्र हो जाएगा। आगे बताएगा, बहुलक कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के बहुलक हो जाते हैं। ये प्राथमिक और संश्लेषित बहुलक जो है, प्राथमिक और संश्लेषित बहुलक जो है ये हो जाएंगे। प्राथमिक बहुलक उसको, ये प्राकृतिक बहुलक उसको कहते हैं जो क्या है प्रकृति से उसको प्राप्त किया जाता है, उसको कौन सा बहुलक कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक। और संश्लेषित बहुलक किसको कहते हैं? जो मानव निर्मित के द्वारा जो है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है, भी तुरंत याद होगा, बता देंगे। प्लास्टिक में पहला हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि एक बार उसको गर्म कीजिए, फिर उसको आकार में ढाल दीजिए, फिर दोबारा बनाइएगा ना, तो फिर गर्म होकर उसको बना सकते हैं। इसको रीयूज एक बार मतलब रीयूजेबल जो है, मतलब दोबारा उपयोग उसको कर सकते हैं, उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको कहते हैं जो एक बार उसको बना दीजिए, दोबारा उसको कितना बनाइएगा वो दोबारा बनने वाला नहीं है। जैसे मोबाइल वोबाइल का जो लगता है कवर ववर होता है, ये सब जो है कौन सा प्लास्टिक आ जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। सेटिंग में सेट हो जाता है एक बार में, ठीक ना। और थर्मोप्लास्टिक में एक बार उसको यूज कीजिए, जैसे कुर्सी उर्सी प्लास्टिक आता है ना, उसको एक बार यूज कीजिए, टूट फूट गया, फिर से उसको रिसाइकिल करके जो है नया बना सकते हैं, यानी फिर से उसको यूज कर सकते हैं, वो हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। और एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राकृतिक रबड़ जो है किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हिबिया नामक वृक्ष से जो है प्राकृतिक रबड़, जो उसके हिबिया नामक वृक्ष के दूध से जो है प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। और प्राकृतिक रबड़ को जो है कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। कोयला जो एक प्रकार का कैसा ईंधन है? ये जीवाश्म ईंधन है। ये जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधन जो है हमेशा किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में। ये भी क्वेश्चन आपको TRE 2 में पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये TRE 2 का 40 नंबर में हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि जीवाश्म ईंधन जो है इसमें कौन से चट्टान में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं? यानी जीवाश्म ईंधन सभी जो है किस चट्टान में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बताइए, कोयला जो है, कोयला यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो जाएगा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो सबसे अच्छा कौन सा कोयला होता है? एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। एंथ्रासाइट में जो है परसेंटेज कितना रहता है? 90 से लेके 95 या 98% रहता है एंथ्रासाइट में। और पीट कोयला में कितना रहता है? 50% से भी कम जो रहता है किसमें रहता है? पीट कोयला में रहता है। बताइएगा भूरा कोयला किसको कहते हैं? लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला भी कहा गया है।
बिटुमिनस जो है सामान्य कोयला में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा CNG जो है एक प्रकार का कैसा गैस है, ये प्राकृतिक, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये एक प्रकार का प्राकृतिक जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा जो LPG में किसका किसका मिश्रण रहता है, जो घर में खाना बनाते हैं गैस से, ये प्रोपेन और ब्यूटेन के जो है मिश्रण रहता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछ देगा तो ब्यूटेन रहता है। सिगरेट का लाइटर देखते हुएगा उसमें भी ब्यूटेन गैस ही बना रहता है, और इसमें जो महकने लगता है वो क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन मिलाने के कारण गंध आती है, जिसके कारण हल्का सा भी हाँ दे देता है इसमें, लेकिन मिथाइल सही है। लेकिन इसका जवाब कहीं छोड़िए ना उसको, जब हल्का सा भी साफ होता है तो वो हमारे नाकों में आती है, पता चलता है, इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन ही मिलाया जाता है। ये दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जितना भी ऑयल होता है, इसको किस विधि से प्राप्त किया जाता है, ये प्रभाजी आसवन, आसवन नहीं, ये प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और यह जो है एक प्रकार का क्रूड पेट्रोलियम से जो है ना, उसको प्रभाजी आसवन करके जो वो प्राप्त किया जाता है। डीजल का उपयोग कहाँ होता है सभी लोग जानते हैं, पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है ये भी जानते हैं, और केरोसिन तेल का उपयोग कहाँ होता है ये भी जानते हैं। किसी के देह में आग लगाना है तो क्या करना है, वो केरोसिन बाद में छोड़िए, उसको उसके बारे में उसके खिलाफ में 2 वर्ड बोल दीजिएगा ना, तो उससे भी आग लग जाता है बिट्टू बाबू। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब ये खत्म हो गया, लंबा चैप्टर थोड़ा आज। अब जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए बताएगा, बेंजीन में जो है सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 12:3 हो जाएगा। 12/6 कहाँ से, 12/3 ही होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया जो है, यूरिया, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NH2CO NH2 हो जाएगा। बताएगा मीथेन गैस जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, धान के खेत से, पशुपालन के गोबर के गैस से भी कर सकते हैं, और मनुष्य पशुओं की जुगाली से जो है मीथेन गैस भी, पशु देखते हुए खाने के बाद जो है जुगाली से पाज करते हैं, उससे भी मीथेन गैस का ही निष्कासन होता है। आगे बताएगा भुट्टू बाबू के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताएगा सोडा वाटर जो है उसको बोतल खोलने पे कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। जितना भी अल्कोहल का बोतल, अल्कोहल कहते हैं, जितना भी जो सोडा वाटर का बोतल खोलिएगा, चाहे आपको ठंडा, स्प्राइट, माजा, जितना भी फ्रूटी त्रुटी है, उसका बोतल खोलने पे कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। बताएगा प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का उपयोग किया गया था, ये मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस का कैसा रंग होता है, ये रंगहीन गैस होता है। मस्टर्ड गैस जो है ये रंगहीन होता है, इसमें जो गंध पाया जाता है ना, ये सरसों की तरह गंध होता है, इसलिए इसको मस्टर्ड गैस भी कहा जाता है। होमवर्क निकलिए ना हमारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शराब त्रासदियों के परिणाम स्वरूप जो है उस पर क्या मिला देंगे तो शराब पीने से मृत्यु हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल मिलाने से क्या जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके कारण अंधापन रोग भी जो है, आंखों से सूझना जो है वो बंद हो जाता है। अब जो है करंट अफेयर स्टार्ट करें, ये भी खत्म हो गया है। बताइएगा अब जो है करंट अफेयर में बताइएगा, जो कि स्टार्ट कर दिया गया दिसंबर महीने से, क्योंकि अप्रैल तक तो चला गया है, उसके बाद दिसंबर से स्टार्ट किया गया है। बताइएगा भुट्टू बाबू कि 84वें क्रम के ग्रैंड मास्टर जो है कौन बनी है, R वैशाली। वैशाली रमेश बाबू जो है 84वें क्रम में क्या बनी है, ग्रैंड मास्टर बनी है। और 85वें क्रम में कौन बन गया अभी, P श्याम निखिल, यानी P श्याम निखिल जो है 50वें क्रम में ग्रैंड मास्टर बन गए। ग्रैंड मास्टर किसको कहते हैं पता है ना, शतरंज के खेल में सबसे अच्छा प्रतिभा रखिएगा, उसको कौन सा कहेंगे, उसको मास्टर कहेंगे, ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और प्रथम बार जो ग्रैंड मास्टर बने थे कौन बने थे, विश्वनाथन आनंद, विजयलक्ष्मी पंडित बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिट्टू बाबा के लिए क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जो है किस वर्ड को नामित किया गया है, रिज वर्ड को। रिज वर्ड को क्या किया गया है, नामित किया गया है। कहाँ ध्यान है बिट्टू जी आपका, मोबाइल रख दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, गीतिका कौल। गोपीनाथ थोटीकुरा नहीं बने, ये भी याद रखिएगा, गीतिका कौल बने। इनसे जो ही क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो खाली गोपीनाथ थोटीकुरा ही बोलते हैं, गीतिका कौल बने, ठीक ना। देखिए सियाचिन से 3 क्वेश्चन बताए थे आपको जिस समय स्टार्ट हुआ था। सियाचिन में 3 हो जाएंगे। पहला हो जाएंगे सियाचिन जो है कैप्टन के रूप में तैनात हो, कौन हो जाएंगी, शिवा चौहान, वसीम जी, शिवा चौहान हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा बाबू। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट लग जाएगा तो कौन हो जाएंगे, फातिमा वसीम। अगर ऑपरेशन पोस्ट लग जाएगा तो क्या हो जाएंगे, फातिमा वसीम हो जाएंगे। और सिर्फ अगर कैप्टन लग जाएगा तो क्या हो जाएंगे, शिवा चौहान। और कैप्टन सिर्फ अगर उसमें पूछेगा ऑपरेशन में क्या कहते हैं, सियाचिन में तैनात होने वाली
चिकित्सा अधिकारी हो जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? गीतिका कौल। देखिए 3 को बात याद रखिए। पहला हो जाएंगे अगर ऑपरेशन पोस्ट लग जाएगा तो कौन हो जाएंगे? फातिमा वसीम। ऑपरेशन पोस्ट पे तैनात होने वाली कौन हो जाएगी? फातिमा वसीम। अगर सियाचिन में तैनात होने वाली पहली कैप्टन पूछेगी तो कौन हो जाएंगी? शिवा चौहान। और प्रथम चिकित्सा अधिकारी हो जाएंगे तो कौन हो जाएंगी? गीतिका कौल। कोई दिक्कत बुटू बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि COP 28 में जो है नवीनकरणीय प्रयास के लिए किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? बिहार के जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। ये भी बात याद रखिएगा। बताइएगा कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो किसको दिया गया? ये अर्जुन मुंडा को दिया गया है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किसे पुरस्कार दिया गया है? ये टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। बताइएगा मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। और संस्कृति मंत्रालय को मंत्रालय के रूप में सबसे अच्छा पुरस्कार दिया गया है। किसमें दिया गया है? गणतंत्रता दिवस के 75वें दिवस समारोह में दिया गया। और 75वें क्रम में गणतंत्रता दिवस में हुआ था। इसको जो है पूरा कंट्रोल करने वाले कौन हो जाएंगे? भावनीश कुमार। मंगल पांडे मर गए तो उस टाइम तक, ठीक है, भावनीश कुमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितना लाख रुपए कर दिया है? 5 लाख रुपए कर दिया है। बताएगा जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो है भारत का स्थान कैमा है? 7वें स्थान पे। पहला दूसरा तीसरा पे कोई देश नहीं है। डायरेक्ट जो है 7वें स्थान पर जो है ये भारत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर जो है कौन सा देश स्टार्ट किया है? ये चीन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बता दीजिएगा भुट्टो बाबू के लिए क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अक्षरा कृष्णमूर्ति जो है ये पहली महिला जो है वो बनी है। तो आज का क्लास जो कि होमवर्क के माध्यम से पूरा करा दिया गया है, यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा ही कि आप लोग वीडियो देखते हैं शेयर नहीं किया करते हैं, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी लोगों के पास जो है ये उचित समय रहते हुए भी जो है सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि एग्ज़ाम का तिथि अब नज़दीक आने वाला है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है ये डोमिसाइल नीति अब देखिए क्या होता है उसका, लेकिन ये तो सब कैंपेन कर ही चुके हैं, हम लोग भी किए थे। और उसके साथ साथ जो बहाली का भंडार जो 1.5 लाख या शायद 10 लाख बहाली देने की चर्चा की गई है, ये कब तक ये सिर्फ कागजी कार्रवाई रह जाती है या धरातल पे यह आती है? जब धरातल पे आएगी तो इसके बारे में भी उनके ऊपर भी कुछ प्रतिबंधित या कटाक्ष प्रतिबंध जो करता है सब लोग, उनके ऊपर ये चुप्पी साधने का काम हो जाएगा। तो यह क्लास आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। बाकी जो भी लोग चैनल पर बने हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि ऐसा चैनल आपको दोबारा देखने को नहीं मिलने वाला। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।